क्या होता है जब एक आम आदमी बन जाता है साइको किलर। तो आज की कहानी है एक ऐसे इंसान के बारे में जो एक आम आदमी की तरह अपनी फैमिली के साथ जिंदगी गुजार रहा था और अचानक से उसकी जिंदगी में एक ऐसा तूफान आया जिसने सब कुछ बदल दिया। तो टाइम वेस्ट किए बिना चलते हैं अपनी कहानी की तरफ। कहानी के आगाज में हम क्लाइड नामी एक आदमी को देखते हैं जो अपनी फैमिली के साथ हंसी खुशी जिंदगी बसर कर रहा होता है। क्लाइड एक इंजीनियर और कुछ बनाने में मसरूफ होता है। तो इसी वक्त डोरबेल होती है। क्लाइड जब दरवाजा खोलता है तो अचानक से इस पर हमला होता है। ये दो डकैत होते हैं और क्लाइड को बांधकर इसके घर का सामान लूटने लगते हैं। इनमें से एक क्लाइड की वाइफ का बलात्कार करता है और बाद में वो इसकी वाइफ और छोटी सी बेटी को मार देता है। क्लाइड कानून की मदद से इंसाफ चाहता है। वो अपने केस के मुताबिक तमाम डॉक्यूमेंट्स लेकर डिटेक्टिव के पास जाता है। इस डिटेक्टिव का नाम निक है और ये क्लाइड से कहता है कि अपोजिट पार्टी ने जूरी को पैसे खिला दिए हैं, इसलिए ये केस बहुत कमजोर हो चुका है क्योंकि जिसने तुम्हारी वाइफ और बेटी को मारा था उसका सारा इल्जाम उसका साथी अपने सर ले रहा है और असल किलर इस बात का फायदा उठाकर रिहा हो जाएगा। क्लाइड बोलता है कि मैंने सब कुछ अपनी आंखों से देखा है और क्रिमिनल को सजा देने के लिए ये काफी होगा। इस पे निक कहता है कि तुम्हारी गवाही काफी नहीं होगी। क्लाइड बहुत कोशिश करता है कि किसी न किसी तरह उसकी वाइफ और बेटी का कातिल डार्बी मौत के फंदे पे लटके, लेकिन करप्ट जूरी सिस्टम की वजह से डार्बी को सरकारी गवाह बना दिया जाता है और उसके साथी को सजा सुनाई जाती है। क्लाइड को बहुत उम्मीद थी कि उसे इंसाफ मिलेगा, लेकिन ये उसका ख्वाब बन के रह जाता है। निक एक अच्छा डिटेक्टिव है। क्लाइड की तरह उसे भी डार्बी के आजाद होने पे काफी दुख होता है। निक अगर से करप्ट नहीं होता लेकिन वो करप्ट सिस्टम का हिस्सा जरूर है और इसीलिए वो क्लाइड को इंसाफ नहीं दिलवा सका। इसके बाद हमें 10 साल बाद का सीन दिखाया जाता है। निक काफी तरक्की कर चुका होता है और उसकी एक 10 साल बेटी भी है और 10 साल बाद ही डार्बी के मर्डर की सजा उसके दोस्त एम्स को दी जाती है। ये एक तरह से आसान मौत होती है जिसमें कुछ केमिकल्स को क्रिमिनल की बॉडी में इंजेक्ट किया जाता है। इसके बाद वो हमेशा के लिए सो जाता है, लेकिन ये मौत बहुत भयानक साबित होती है क्योंकि बॉडी में इंजेक्ट होने वाले केमिकल को किसी ने बदल दिया होता है और एम्स तड़प तड़प कर मर जाता है। ये सब हैरान होते हैं कि इससे पहले कभी ऐसा नहीं हुआ। इसी दौरान एक आदमी एक छोटा सा प्लास्टिक बैग उठा लाता है और निक से कहता है कि ये मुझे मशीन के पास मिला। निक जब इसे देखता है तो इस पे लिखा होता है कि तकदीर से कौन बचा है। निक का दिमाग काम करता है और उसे याद आता है कि जब क्लाइड के घर मर्डर हुआ था तो उसकी वाइफ की लाश के पास भी यही लिखा था और इस तरह से इनका शक डार्बी पर जाता है। लेकिन निक का एक साथी उसे बताता है कि वो इस वक्त हमें कहाँ मिल सकता है। दूसरी तरफ हम डार्बी को देखते हैं जो पूरी तरह से मजे कर रहा होता है। इसे एक प्राइवेट नंबर से कॉल आती है और इसे बताया जाता है कि पुलिस तुम्हें पकड़ने के लिए आ रही है और तुम्हारे पास भागने के लिए वक्त बहुत कम है। डार्बी पुलिस पर गोलियां चलाता हुआ यहाँ से निकल जाता है। प्राइवेट कॉल वाला आदमी से बताता है कि सामने एक पुलिस की गाड़ी खड़ी है और मैंने पुलिस वाले को बेहोश कर दिया है और वो राइट 2 मिनट बाद होश में आ जाएगा। इससे पहले तुम्हें उस गाड़ी में जाना होगा। डार्बी भागता हुआ सीधा गाड़ी में जाता है और पुलिस वाले को गन पॉइंट पर लेकर उस जगह जाता है जो उसे कॉल पे बताई जाती है। डार्बी जब इस पुलिस वाले को मारने वाला होता है तो उसे पता चलता है कि ये कोई पुलिस वाला नहीं बल्कि क्लाइड है जिसने अपना रूप बदला होता है। डार्बी जब इसे शूट करने लगता है तो ट्रिगर दबाते कुछ पिंज इसकी हथेली में घुस जाती हैं, जिससे ऐसा जहर इसके शरीर में चला जाता है जो इसे पैरालाइज कर देता है। लेकिन इसके सारे न्यूरोलॉजिकल फंक्शन अच्छे से काम कर रहे होते हैं। डार्बी बस हिल नहीं पाता लेकिन उसे हर चीज का एहसास होता है। क्लाइड यहाँ से इसे एक सीक्रेट जगह ले जाता है और मुख्तलिफ तरीकों से टॉर्चर करता है और आखिर में इसके जिस्म के टुकड़े टुकड़े कर देता है। इसके साथ ही वो इस टॉर्चर की वीडियो को भी शूट करता है। कुछ ही देर बाद यहाँ पुलिस पहुंच जाती है। पुलिस को इन्वेस्टिगेशन से पता चलता है कि जहाँ डार्बी को मारा गया वो प्रॉपर्टी असल में क्लाइड की है। इस शक की बेस पर पुलिस क्लाइड को अरेस्ट करने जाती है, लेकिन क्लाइड बिना किसी रेजिस्टेंस के सरेंडर कर देता है। क्लाइड असल में पेशे के लिहाज से एक इंजीनियर होता है, लेकिन इसकी प्रॉपर्टी को इन्वेस्टिगेट करने में पुलिस को पता चलता है कि उसने कानून की बहुत सी किताबें पढ़ी हुई हैं और वो काफी गैजेट बनाने में भी माहिर है। क्लाइड के खिलाफ पुलिस के पास कोई सबूत नहीं होता, इसलिए क्लाइड का कन्फेशन बहुत जरूरी होता है। दूसरी तरफ निक के घर उसकी बेटी के म्यूजिक प्रोग्राम की सीडी भेजी जाती है। निक की बेटी अपनी मॉम के साथ इस वीडियो को देखना चाहती है, लेकिन इसकी मॉम ये कहकर इनकार कर देती है कि हम तुम्हारे डैड के साथ देखेंगे, लेकिन इससे रहा नहीं जाता और ये अपनी मॉम से चोरी देखने लगती है। वीडियो जैसे ही प्ले होती है तो इसमें डार्बी के मर्डर का सारा सीन होता है, जिसे ये देखकर चीख पड़ती है। इसके बाद हम क्लाइड को निक के साथ इन्वेस्टिगेशन सेल में देखते हैं। निक इससे सिंपल से सवाल पूछता है। निक इससे पूछता है क्या तुमने डार्बी का कत्ल किया है। इस पे क्लाइड कहता है कि मैं उसकी मौत चाहता था क्योंकि उसने मेरे परिवार को खत्म किया था। दूसरा सवाल निक इससे पूछता है क्या तुमने डार्बी और एम्स के मर्डर का प्लान किया था। इस पे क्लाइड कहता है कि हाँ मैं काफी देर से प्लान बना रहा था। निक के लिए इतना कन्फेशन काफी होता है और ये जैसे ही यहाँ से जाने लगता है तो क्लाइड इसे रुकने को कहता है। निक बोलता है कि तुमने अपना जुर्म मान लिया है, इसलिए मैं अब यहाँ नहीं रुक सकता। ये सुनकर क्लाइड कहता है कि मैंने बस सवालों के जवाब दिए हैं, ना कि कोई कन्फेशन किया है। क्लाइड कहता है कि तुमने मुझसे पूछा क्या मैंने डार्बी का खून किया है और मैंने जवाब दिया कि मैं उसकी मौत चाहता था और कौन सा बाप अपनी बेटी के कातिल का मर्डर नहीं चाहेगा और इससे ये साबित नहीं होता कि मैंने डार्बी का खून किया है। और रही दूसरे सवाल की बात तो मैं बिल्कुल प्लान कर रहा था, लेकिन मैंने ये नहीं कहा कि मैंने प्लान बनाया और उन्हें मार दिया। इस पे निक कहता है कि मैं जानता हूँ कि ये कत्ल तुम नहीं किए हैं। तो आगे से क्लाइड कहता है कि जूरी तुम्हारी बात के बजाय सबूत को मानती है। निक जब इसे कहता है कि डार्बी का खून तुम्हारे वेयर हाउस में हुआ है, जिससे शक तुम पर जाता है। इस पे क्लाइड कहता है कि इस तरह की मेरी और भी वीरान प्रॉपर्टीज हैं जहाँ अक्सर ड्रग एडिक्ट्स पाए जाते हैं, जबकि डार्बी भी ड्रग्स का धंधा करता था और ऐसे धंधे में जिंदगी का कोई भरोसा नहीं होता।
क्लाइड इसे कहता है कि अगर तुम्हें मेरा कन्फेशन चाहिए तो तुम्हें मेरे लिए एक बेड का बंदोबस्त करना पड़ेगा। निक पहले तो इनकार कर देता है, लेकिन जब उसे घर से फोन आता है और सीडी का पता चलता है तो वो घबरा जाता है और जेल में क्लाइड के लिए एक बेड का बंदोबस्त करता है। क्लाइड को जब अदालत में लाया जाता है तो निक जज से रिक्वेस्ट करता है कि ये खतरनाक कातिल है, इसलिए इसकी जमानत मंजूर नहीं करनी चाहिए। क्लाइड अपना केस खुद लड़ता है क्योंकि उसने पिछले 10 सालों में काफी कानून की किताबें पढ़ी होती हैं। वो अपने केस पर खुद ही दलीलें देता है। जज जैसे ही इसकी जमानत मंजूर करने वाली होती है तो क्लाइड एकदम से भड़क उठता है और जज से बोलता है कि तुम्हारा कानून बेकार है, क्योंकि जब मैंने तुम्हारे सामने दलील पेश की तो तुम मुझे जमानत देने पर तैयार हो गई, हालांकि मैंने मर्डर किया है। वो जज को काफी बुरा भला कहता है, जिससे जज इसकी जमानत रिजेक्ट कर देती है। इसके बाद हम फिर से निक और क्लाइड को इन्वेस्टिगेशन सेल में देखते हैं। निक जब इससे वीडियो के बारे में बात करता है तो क्लाइड इस बात का कन्फेस करता है कि मैंने ही डार्बी को मारा है और वीडियो में जिसने मास्क पहना हुआ है वो मैं ही हूँ। क्लाइड के कन्फेशन करने पर निक जैसे ही जाने लगता है तो क्लाइड कहता है क्या तुम एक और कन्फेशन नहीं चाहोगे, लेकिन इसके लिए हमें एक डील करनी होगी। निक बोलता है डील तब होगी जब तुम्हारे पास कुछ होगा। इस पे क्लाइड कहता है कि डार्बी के वकील बिल के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है। क्लाइड इसे कहता है कि अगर तुम्हें बिल चाहिए तो एक अच्छे होटल से मेरे लिए खाने का बंदोबस्त करना होगा। निक जब बिल को सर्च करता है तो उसे पता चलता है कि वो 3 दिन से गायब है। ऐसे में पुलिस को क्लाइड की बात मानना पड़ती है और वो क्लाइड के लिए जेल में अच्छे खाने और म्यूजिक का बंदोबस्त करते हैं। इसके बाद क्लाइड निक को बिल का पता बताता है। क्लाइड ने बिल को एक कॉफिन के अंदर ऑक्सीजन लगाकर गाड़ा होता है। जब पुलिस पहुंचती है तो वो बिल को मुर्दा पाते हैं। दूसरी तरफ क्लाइड अपने सेलमेट का बड़ी बेरहमी से खून कर देता है क्योंकि इसने क्लाइड से खाना शेयर करने को कहा था और इस तरह क्लाइड को काल कोठरी में भेज दिया जाता है। निक क्लाइड से मिलने आता है और ये सब बंद करने को कहता है। इस पे वो कहता है कि जिसने भी मेरी बेटी और बीवी के इंसाफ में रुकावट डाली उन सबको मरना होगा। निक अपने बॉस के साथ जज से मुलाकात करता है और इससे रिक्वेस्ट करता है कि क्लाइड को काल कोठरी में ही रहने दिया जाए क्योंकि वो एक खतरा बन चुका है। जज कहती है कि मुझे ह्यूमन राइट का ख्याल है, लेकिन फिर भी मैं मजीद कुछ दिन और क्लाइड को वहीं रहने का नोटिस भेज दूंगी। इसी दौरान जज को एक फोन कॉल आती है। वो जैसे ही फोन सुनने के लिए हेलो बोलती है तो अचानक से एक धमाका होता है और इस जज का भेजा उड़ जाता है। ये क्लाइड ही था जिसने किसी तरह जज के फोन में बॉम्ब लगाया था। निक जब दोबारा क्लाइड से मुलाकात करता है तो क्लाइड से एक डील ऑफर करता है। वो इससे कहता है कि सुबह 6 बजे तक मुझ पे लगे तमाम चार्जेस हटा दो। निक बोलता है अगर ऐसा ना हुआ तो क्या होगा। इस पे क्लाइड कहता है कि फिर सबको मरना होगा और कोई जिंदा नहीं बचेगा। ये सब पुलिस वाले एक साथ मिलकर क्लाइड के बारे में इंफॉर्मेशन तलाश करने में लग पड़ते हैं और साथ ही ये घबराए भी होते हैं कि क्लाइड ने इन्हें 6 बजे तक टाइम दिया है। जैसे ही सुबह के 6 बजते हैं तो कोई हादसा नहीं होता, जिससे सब रिलैक्स हो जाते हैं। ये जैसे ही अपने अपने घर जाने के लिए पार्किंग में अपनी गाड़ियों में बैठते हैं तो एकदम से गाड़ियां ब्लास्ट होना शुरू हो जाती हैं और इनमें एक निक की पार्टनर भी होती है जो असल में क्लाइड का निशाना थी, जबकि निक की गाड़ी को क्लाइड ऐसे ही छोड़ देता है। मैयर इस सारे मामले से बहुत परेशान होती है और निक और इसके बॉस को मजीद नजर रखने का बोलती है। वो इनसे कहती है कि आज के बाद तुम्हारे साथ सिक्योरिटी होगी। निक बहुत घबरा चुका होता है और इससे अपनी फैमिली की बहुत चिंता होती है, इसलिए वो अपनी बेटी और बीवी को किसी दूसरी कंट्री भेज देता है। निक और इसका बॉस सिक्योरिटी के साथ सारा के फ्यूनरल में जाते हैं। थोड़ी देर रुकने के बाद ये प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए चल पड़ते हैं। ये यहाँ से अपनी गाड़ियों में निकलने लगते हैं तो अचानक से इनकी गाड़ियों का इलेक्ट्रिकल सिस्टम हैक हो जाता है। यहाँ पर कोई रोबोटिक गन से निक के बॉस की गाड़ी का निशाना लेता है और गोलियां बरसाना शुरू कर देता है और एक रॉकेट से इस गाड़ी को पूरी तरह से ब्लास्ट कर देता है। ये असल में क्लाइड ही होता है, लेकिन पुलिस की नजर में वो जेल में है। लेकिन आगे चलकर आपको पता चलेगा कि वो जेल में होते हुए भी ये सब अपने हाथों से कैसे कर पाता है। इस इंसिडेंट से मेयर निक पर बहुत गुस्सा होती है। निक अपनी नाकामी पर बहुत शर्मिंदा होता है, इसलिए वो अपनी नौकरी से रिजाइन कर देता है। लेकिन मेयर इसके रेजिग्नेशन को एक्सेप्ट नहीं करती और निक को प्रमोट करती है और शहर का डीए बनाकर बहुत से इख्तियारात इसके हवाले कर देती है। इन तमाम हादसों की वजह से शहर में एक खौफ का माहौल बन जाता है। लोग काम पर नहीं जाते और बच्चे खेलने के लिए बाहर नहीं निकलते। मेयर निक को ऑर्डर देती है कि शहर का माहौल बेहतर बनाओ और क्लाइड के केस के बारे में तुम्हें जो करना है करो। निक को काफी इख्तियार मिल चुके होते हैं और वो आपसे शहर का डीए भी है। वो पूरी लगन के साथ क्लाइड के बारे इंफॉर्मेशन जमा करने में लग जाता है। वो क्लाइड की प्रॉपर्टीज पर जब रिसर्च करता है तो उसे एक ऐसी प्रॉपर्टी मिलती है जो कि बिल्कुल उसी जेल के साथ होती है जिसमें क्लाइड को रखा गया होता है। निक फौरन से अपने पार्टनर के साथ क्लाइड की इस प्रॉपर्टी पर पहुंच जाता है, जहाँ से कुछ गाड़ियां भी मिलती हैं। इनमें से एक गाड़ी वो होती है जो अक्सर निक के घर के बाहर खड़ी होती थी। निक और इसका पार्टनर हैरान तब होते हैं जब इन्हें एक सुरंग मिलती है। सुरंग के आखिर पे इन्हें वो तमाम चीजें मिलती हैं जिनको क्लाइड इस्तेमाल करता है। यहाँ इन्हें मुख्तलिफ कस्ट्यूम भी मिलते हैं और आखिर पर इन्हें सुरंग का वो हिस्सा नजर आता है जो जेल के तकरीबन हर सेल में जाता है। यहाँ इन्हें इस बात का पता चलता है कि क्लाइड जानबूझकर काल कोठरी में जाना चाहता था, इसलिए उसने अपने सेलमेट का खून किया था और इन्हें वो दरवाजा मिल जाता है जो क्लाइड की काल कोठरी के अंदर खुलता है। लेकिन क्लाइड इस वक्त इन्हें यहाँ नहीं मिलता, जिससे इन्हें अंदाजा हो जाता है कि क्लाइड अगले चंद घंटों में किसी को मारने वाला है। जबकि क्लाइड एक स्वीपर का रूप धारकर पुलिस की नजरों से निकल जाता है क्योंकि उसका अगला टारगेट शहर की मेयर होती है। जबकि दूसरी तरफ सुरंग में निक को इस बात का पता चलता है कि क्लाइड ने जेल के तमाम कैमरों को हैक किया हुआ है और यहाँ से इसे इस बात का पता चलता है क्लाइड इस वक्त सिटी हॉल में है और वो मेयर को मारने वाला है। निक यहाँ से फौरन सिटी हॉल की तरफ दौड़ पड़ता है, जबकि क्लाइड अपने काम में मसरूफ होता है। वो उस बैग में बड़ी इमारत से बॉम्ब फिट करता है जिसे मेयर ने उठाना होता है। निक और इसके पार्टनर के पहुंचने से पहले क्लाइड यहाँ से चला जाता है, लेकिन सिटी हॉल में उन्हें वो बैग मिल जाता है जिसमें क्लाइड ने बॉम्ब लगाया था। बॉम्ब को डिफ्यूज करने वाला निक को बताता है कि इसे एक सेल फोन से कंट्रोल किया जा रहा है और इसमें इतनी ताकत है कि ये पूरे फ्लोर को उड़ा सकता है। मेयर सिटी हॉल में पहुंच जाती है और कॉन्फ्रेंस स्टार्ट कर देती है, जबकि क्लाइड कैमरे से सब कुछ देख और सुन रहा होता है। जबकि निक को भी इस बात का पता होता है कि क्लाइड यहाँ से काल कोठरी में ही जाने वाला है। वो जैसे ही अपने सेल में आता है तो इसी वक्त निक भी यहाँ पहुंच जाता है। निक को अचानक से यहाँ देखकर क्लाइड हैरान हो जाता है। क्लाइड काफी होशियार होता है और वो जान जाता है कि निक मेरे प्लान के बारे में जान चुका है। निक इसे समझाता है कि तुम्हारे पास अभी भी वक्त है और तुम इस सब को
रोक सकते हो। लेकिन क्लाइड की समझ में कोई बात नहीं आती। निक इसके यहाँ पहुंचने से पहले इसके बेड के नीचे बॉम्ब वाला बैग रख चुका था। क्लाइड जैसे बॉम्ब को एक्टिव करता है तो निक ब्लास्ट होने से पहले इसे सॉरी बोलता है और यहाँ से चला जाता है और यूं इस कहानी का एंड हो जाता है। दोस्तों, आपको आज की कहानी पसंद आई हो तो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर देना।